हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग गॉस की प्रमेय के द्वारा कूलम के नियम की निष्पत्ति ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये 5 मार्क्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है एक दो बार। इसमें हमको क्या करना है, गॉस प्रमेय द्वारा, जो गॉस प्रमेय हम लोग पढ़े थे, गॉस के प्रमेय का जो हमारा फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके हमको कूलॉम के नियम का फॉर्मूला डेराइव करना है। कूलॉम का नियम का जो फॉर्मूला है वो लाना है। इसी को आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, टू रिड्यूस कूलॉम्स लॉ, टू रिड्यूस कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। आप भी मेरे साथ हेडिंग दे सकते हैं, जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा वैसे वैसे आप हेडिंग दे सकते हैं मेरे साथ, और मेरे साथ भी सब कुछ कर सकते हैं, या फिर अभी आप समझ लीजिए एक बार, उसके बाद फिर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर नोट कर लीजिएगा। दोनों में से जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक फ़ोटो बना लेना है। फ़ोटो में क्या करना है, हमको एक गोला बना लेना है। एक गोला आप थोड़ा सा बड़ा सा बना लेंगे, हम थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसका सेंटर कुछ O है, इसका केंद्र O है। इस गोला के केंद्र O पर आवेश Q1 है, और इसका जो सतह है, सतह पर आवेश Q2 है। अब गोला कहने का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, फुटबॉल जो है वो हमारा गोला है। एक्चुअली में फुटबॉल पूरा जो है वो गोला है, उस तरह का स्थिति है। मान लीजिए कि यह फुटबॉल है, फुटबॉल के केंद्र पर आवेश Q1 है और उसके सतह पर आवेश Q2 है। अब आवेश हमारा Q1 है, तो Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ निकल रही होंगी। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा जो निकल रही है वो यहाँ से चारों तरफ से क्रॉस कर रही होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा Q2 से ऐसे कुछ क्रॉस कर रही है। ठीक, जहाँ से क्रॉस कर रही है वहाँ पर छोटा सा एरिया से ये क्रॉस कर रही है। मतलब जहाँ ये जो हमारा फुटबॉल है, फुटबॉल का एक छोटा सा सतह है, उस सतह से ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्रॉस कर रही है, जिसको हम लोग ई से सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा को ई से सूचित करते हैं, और ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है जहाँ से क्रॉस कर रही है और वहीं पर आवेश Q2 भी है, उस छोटे से क्षेत्रफल को हम लोग क्षेत्रफल सदिश ds मान लेते हैं। एरिया वेक्टर ds है ना, क्षेत्रफल सदिश ds। और ये जो हमारा गोला है, इस गोले के त्रिज्या को हम लोग कुछ r मान लेते हैं। अब इस फिगर में जो सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में बनाकर यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक r त्रिज्या का, एक r त्रिज्या की गोला लेते हैं, एक r त्रिज्या की गोला लेते हैं, जिसके केंद्र O पर, जिसके केंद्र O पर आवेश, जिसके केंद्र O पर आवेश Q1 है, एवं सतह पर आवेश, Q2 है, एवं सतह पर आवेश Q2 है। ये सारी चीज़ों को हम लोग डाल दिए कि इसका r त्रिज्या का एक गोला है जिसमें सारा स्थिति कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पर जो Q1 आवेश है वो क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा चारों तरफ क्रिएट कर रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो चारों तरफ बना रहा है। इस चीज़ को हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो लिखेंगे केंद्र पर स्थित आवेश Q1 के कारण निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा ई सतह के, यहाँ पर कॉमा दे देंगे, सतह के
यहाँ पर इस बिंदु का नाम लोग P ले लेते हैं, P बिंदु से क्रॉस कर रहा है। सतह के P बिंदु से गुजरती है या गुजर रही है, जहाँ की यहाँ जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है उसको हम लोग ds मान लिए हैं। जहाँ की क्षेत्रफल सदिश ds है, जहाँ के क्षेत्रफल सदिश ds है। अब इस स्थिति में जब विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी सतह से गुजरती है तो उस समय क्या उत्पन्न होता है? विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो आगे उस चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स, P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं? फाई से, है ना। और हम लोग जो परिभाषा पढ़े थे, किसका परिभाषा पढ़े थे? विद्युत फ्लक्स का। वो क्या होता है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई सदिश डॉट डी एस सदिश। अगर ये वाला क्लास आप नहीं किए हैं तो पहले वो वाला क्लास कर लीजिए, उसके बाद फिर ये वाला क्लास कीजिएगा, क्योंकि वो वाला क्लास अगर नहीं किए होंगे तो ये समझने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी, है ना। तो यहाँ पर ई डॉट डी एस हो गया हमारा। अब इस स्थिति में जो है हमारा ई जो है हमारा वो क्या है? कांस्टेंट रहता है जनरली। पहले हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा होता है ना। और कॉस थीटा जो है, थीटा हमारा किसके बीच का कोण होता है? जो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही हो, विद्युत क्षेत्र रेखा, और जो हमारा एरिया वेक्टर है, ये दोनों एक ही दिशा में, विद्युत क्षेत्र रेखा भी इसी दिशा में है, और ये जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है ये भी इसी दिशा में है। दोनों के बीच का कोण, मतलब ये जो थीटा है हमारा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का कोण है। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? ये भी इसी दिशा में है विद्युत क्षेत्र रेखा, और क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। अब इस 1 से इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या होगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर डाल देते हैं कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है ना। तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा, चाहे कर दीजिए गुना, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है हमारा ई हमारा कांस्टेंट टर्म है। इस चीज़ को हम लोग पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कैसे है ये, क्योंकि ई बराबर हमारा क्या होता है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पर Q हमारा क्या है? आवेश है, तो आवेश का कुछ निश्चित मान होता है, तो वो भी हमारा बाहर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। आर यहाँ पर त्रिज्या, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यह भी फिक्स है। तो फाइनली ई को हम लोग बाहर कर देंगे, मतलब बचेगा क्या हमारा? ई बाहर आ जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस कहने का मतलब है ये छोटा सा जो हमारा क्षेत्रफल है, ये छोटा सा क्षेत्रफल को हमको जोड़ जोड़ कर पूरा बड़ा सा क्षेत्रफल, जितना बड़ा क्षेत्रफल है सबको काउंट कर लेना। मतलब फुटबॉल के एक छोटे से हिस्से से जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा था, वहाँ का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग जोड़ के पूरे क्षेत्रफल को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल किसका होगा? गोला का होगा, क्योंकि हम लोग गोला ले रहे थे, मतलब फुटबॉल जो है हमारा गोला है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अगर पूरा क्षेत्रफल अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा? ई गुना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ई और गुना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई और आर का वैल्यू यहाँ पे हम लोग छोटा वाला आर कंसिडर किए थे, तो 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब फाई का एक वैल्यू ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर हमको यहाँ से मिल गया।
अब फिर इसके बाद हम लोग गॉस के नियम को थोड़ा सा ध्यान में लाएंगे। गॉस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? गॉस के नियमानुसार क्या होता है? गॉस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। जो आवेश केंद्र पर होता है वो आवेश, तो केंद्र पर आवेश कौन सा है? Q1 है, तो Q1 और बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से हम लोग मतलब जो केंद्र पर आवेश रहता है उसको 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट से गुना करेंगे और जो हमारा मान आएगा उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। ऐसा गॉस का नियम का कहना है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब समीकरण 1 एवं 2 को अगर हम लोग बराबर करें, अच्छा इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में फाई बाएं तरफ, समीकरण 2 में भी फाई बाएं तरफ। अब दोनों बाएं तरफ को अगर हम लोग बराबर करेंगे तो दाएं तरफ भी हमारा बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को बराबर कर रहे हैं तो क्या होगा? समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर इस स्थिति में हो जाएगा E गुना 4πr² बराबर इधर क्या है? Q1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब E हमको निकालना है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग इधर ले आते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? E बराबर Q1 बट्टा 4π, अब एप्सिलॉन नॉट को पहले डाल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट गुना r²। मतलब इधर ये गुना में था, इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ये समीकरण 3 है। अच्छा, अब इस फिगर में एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ निकल रही हैं, वही यहाँ से भी गुजर रही है और यहाँ पे आवेश Q2 है। तो Q1 से जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है Q2 से पार करते हुए, ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो है Q2 पर क्या करेगी? बल लगाएगी, है ना। तो ये जो बल लगाएगी उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सापेक्ष अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इस चीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं। Q1 आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता Q2 आवेश पर बल आरोपित करेगी, बल लगाएगी, है ना, बल आरोपित करेगी। कितना बल लगाएगी? F बराबर, अच्छा एक फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर क्या होता है? F और बट्टा में Q। मतलब जो बल लग रहा है वो बल, और जिस आवेश पर बल लग रहा है उस आवेश का मान। मान लीजिए कि Q आवेश पर बल लग रहा है, F बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के कारण, तो E बराबर F बट्टा Q होता है। ये चीज़ आप पहले से जानते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता में ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से अगर हम लोग F बराबर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? Q गुना E। मतलब F बराबर जो है वो क्या हो जाएगा? Q इंटू E हो जाएगा, ऐसे तिरछा गुना हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना था, है ना, ये एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा? Q2। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग फिगर में, तो Q2 पर बल लग रहा है ना, Q2 पर बल लग रहा है और किसके कारण? विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के कारण। तो F बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से Q इंटू E होता है, तो यहाँ पर Q2 पर लग रहा है तो Q2 और इंटू E हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4, है ना। अब इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 3 से E का मान रखने पर, समीकरण 3 से E का मान रखने पर, समीकरण 3 में जो हमारा E का मान है इसको हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 4 में डाल देंगे। तो E का मान अभी हम लोग कितना लाए थे?
Q1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर लाए थे, तो ये जो मान है इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा Q2 और गुना E का मान हमारा आया है Q1/4πε0 गुना आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्थिति में F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा, अब इसको इधर लिखे या इधर लिखे, 3 गुना 2 बराबर भी 6, 2 गुना 3 बराबर भी 6, Q1 इंटू Q2/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। यही हमारा फाइनली क्या आ गया, बल का फॉर्मूला। और कूलॉम के नियम को आप लोग ध्यान में लाइए। कूलॉम के नियम के अनुसार जो हमारा फॉर्मूला आया था बल का, वो क्या था, F बराबर Q1 गुना Q2/4πε0 गुना आर स्क्वायर। और यहाँ पर भी हमारा बल का सेम फॉर्मूला आ गया है ना। तो यही हमारा टोटल डेरिवेशन हो गया। छोटा सा डेरिवेशन है, इंटरेस्टिंग है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। तो उम्मीद है कि हम जब पढ़ा रहे थे उस समय आपको नोट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। आप मेरे साथ हो सकता है कि नोट नहीं कर पाए होंगे। तो आप यही करेंगे कि पहले जैसे हम लिख कर समझा रहे थे वैसे आप समझ लेंगे। समझने के बाद क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके अभी वीडियो को रोक लीजिए। रोकने के बाद क्या कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर फिर से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नोट करते समय उसको समझते हुए नोट करिएगा। और फिर उस समय अगर आपको कोई दिक्कत होती है समझने में, तो फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर से वीडियो को देखकर फिर से समझ लीजिएगा। और जैसे आप नोट करेंगे कम्प्लीटली ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मतलब कि थोड़ा सा ये क्लास आपको लगेगा कि छोटा है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो लगभग आपका 1 घंटा समय ये ले लेगा। तो आप पहले इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और वीडियो को रोकने के बाद आप इस वाले पेज का यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, नीचे वाले चीज़ का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नीचे वाले पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर उसके बाद उम्मीद है आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर उम्मीद है आप लोग नोट कर लेंगे और बेहतर ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा। आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से हम फेस वाला लाइव नहीं आ सके। तो आज अगले क्लास से फेस वाला ही रहेगा। हालांकि इसमें भी हमको लगता है कि आप लोग को कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अगले क्लास से फेस वाला लाइव रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।